हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि अधिगम की कौन कौन सी प्रमुख विधियाँ हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में, और उन विधियों का अधिगम पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं। तो देखिए, अधिगम की विधियों के बारे में अगर देखें तो पहली विधि है आंशिक विधि, जिसको हम पहले नाम ही पहले समझ लेते हैं सारी विधियों का। सबसे पहला है आंशिक अधिगम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्ट लर्निंग। दूसरा है पूर्ण अधिगम, जिसको कहते हैं होल लर्निंग। तीसरा है सतही अधिगम, जिसको कहते हैं शैलो लर्निंग। और चौथा है गहन अधिगम, जिसको कहते हैं डीप लर्निंग। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक अधिगम विधियों के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं, इस आशा के साथ कि आप इन विधियों को सही से समझ पाएंगे। पहली विधि है आंशिक विधि, जिसको हम पार्ट लर्निंग कहते हैं विधि। इस विधि में क्या होता है कि विषय वस्तु को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है और सीखने वालों से एक एक भाग को अलग अलग सीखने के लिए कहा जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि धीरे 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 वह संपूर्ण विषय वस्तु को सीख जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर लें तो जैसे कोई बालक है और उसको एक कविता याद कराना है जो कि थोड़ा लंबा भी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस विधि के द्वारा कि उस कविता को छोटे छोटे स्टेंजा में बांट देते हैं, है ना। और सबसे पहले कहते हैं कि बेटा एक स्टेंजा को आप याद करके आना। बच्चा जो है एक स्टेंजा को याद कर लेता है, आके सुना देता है। फिर हम उससे कहते हैं कि आप दूसरे स्टेंजा को याद करिए, फिर ऐसे ही तीसरे को, चौथे को, पाँचवें को। ये नहीं कहने का मतलब जितने छोटे छोटे भागों में हमने बांटा है उन छोटे छोटे भागों को वह धीरे धीरे एक एक करके सीख जाता है, और अंत में एक समय ऐसा आता है कि वह संपूर्ण विषय वस्तु को याद कर लेता है। तो इस प्रकार के सीखना को ही हम आंशिक अधिगम विधि कहते हैं। अब देखिए, इस आंशिक अधिगम विधि का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव ये है कि इस विधि द्वारा जो व्यापक जटिल विषय वस्तु जो होती है उसको आसानी से सीखा जा सकता है। दूसरा प्रभाव क्या है कि यह विधि उन बालकों के लिए अधिक उपयोगी होती है जो कमज़ोर एवं अनुभवहीन होते हैं। तीसरा प्रभाव इस विधि का क्या है कि यह एक एक भाग को सीखने से बालकों में उसे संतुष्टि मिलती है और धीरे धीरे वो विषय वस्तु को सीख जाते हैं। और चौथा प्रभाव है कि इस विधि से जो सीखना होता है अपेक्षाकृत सरल होता है। तो पहली विधि जो आपने देखा आंशिक विधि, इसको आपने समझ ही लिया होगा कि इस विधि के द्वारा जो है विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। बांटने के बाद उसको एक एक विधि को सिखाया जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब बालक पूरे विषय वस्तु को सीख जाता है। अब दूसरी विधि है पूर्ण अधिगम विधि, यानी जिसको होल मेथड लर्निंग कहते हैं। तो इस विधि को थोड़ा समझते हैं कि यह विधि क्या है। तो पूर्ण विधि, यह विधि द्वारा जो है विषय वस्तु को हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके नहीं सीखते हैं, बल्कि संपूर्ण विषय वस्तु को एक साथ सीखते हैं। और इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए छात्र को पाठ्य वस्तु को कई बार यानी बार बार पढ़ना होता है, समझना होता है, और धीरे 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 वह संपूर्ण विषय वस्तु पर अपना नियंत्रण कर लेता है, अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु को सीख लेता है। ठीक है ना। तो संपूर्ण जो या पूर्ण विधि है वो क्या है, तो वो ये है कि विषय वस्तु को जो है हम छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं करते हैं, बल्कि विद्यार्थी जो है इस विषय वस्तु को एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसको याद करते हैं। अब देखिए, इस विधि का भी प्रभाव क्या पड़ता है सीखने पर, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस विधि द्वारा सीखने में जो है कम समय लगता है। क्या है कि उसमें
जो अंश विधि थी उसको विषय वस्तु छोटे छोटे भागों में बांटिए, एक एक भाग को करिए, फिर संपूर्ण भाग को करिए, तो इस तरह से उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन यह विधि द्वारा जो है सीखने में समय कम लगता है और बालक आसानी से सीख जाता है। दूसरा है कि यह विधि छात्रों को अध्ययन और स्मरण शक्ति का विकास करती है। यह विधि जो है छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में और स्मरण करने में यानी स्मरण शक्ति का विकास करती है। तीसरा इस विधि का क्या प्रभाव है कि यह विधि बड़े छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त होती है। जो मान लीजिए अंश विधि है वो तो छोटे जो छात्र होते हैं या विद्यार्थी होते हैं उनको ज़्यादा फायदेमंद होती है, जबकि यह विधि जो होती है बड़े छात्रों या यूँ कहें कि प्रौढ़ों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। और चौथा है कि यह विधि संपूर्ण पाठ्य वस्तु को समझने में सहायक होती है। क्योंकि एक साथ जब हम संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो विषय वस्तु में क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या जानकारी उसमें है, सब एक साथ हम सीख जाते हैं। जबकि अंश विधि में क्या होता था कि हम एक एक अंश को पढ़ते थे, सीखते थे, तो ऐसा भी होता है कि पहले अंश में जो हमने सीखा वो बाद में सीखते सीखते वो भूल जाए, तो उसमें पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इस तरह से देखें तो ये संपूर्ण विधि है या पूर्ण विधि है, ये ज़्यादा बेहतर होती है। अब तीसरी विधि आपकी है सतही विधि। सतही विधि जिसको हम कहते हैं शैलो लर्निंग मेथड। इस विधि द्वारा हम विषय वस्तु को एक निगाह से बिना सोचे समझे पढ़ते जाते हैं और उसको याद करते जाते हैं। इसमें हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि विषय वस्तु में क्या है, उस विषय वस्तु का क्या महत्व है, यानी उस विषय वस्तु का अंतर्निहित ज्ञान क्या है, वह ज्ञान कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उस ज्ञान को हम कैसे संचित करें, हैं। बस हमको ये लगता है कि बस थोड़े कम समय में हम विषय वस्तु का अपना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस विधि द्वारा भी जो है अधिगम किया जाता है। और इस अधिगम की विशेषता ये होती है कि इस अधिगम के द्वारा जो है छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में समय और श्रम कम लगता है, या यूँ कहें कि मानसिक शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता है। बहुत थोड़े से प्रयास से ही बालक जो है विषय का काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं, सतही विधि का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पहला प्रभाव ये है कि इसके द्वारा विषय वस्तु की जो सामान्य जानकारी है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी जो पढ़ते जाते हैं उसको जो मुख्य मुख्य चीज़ें उसमें की होती हैं उसको हम रटते जाते हैं। दूसरी बात है कि इस विधि के द्वारा जो है कम समय और श्रम भी कम लगता है और सफलता भी आसानी से प्राप्त हो जाती है कि नहीं है। मान लीजिए आपने देखा होगा परीक्षाओं में बच्चे जो क्या है साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इस विधि द्वारा गैस पेपर लेते हैं और कम समय में थोड़े बहुत प्रयास से अपना परीक्षा पास कर लेते हैं। तीसरा विधि है कि इसका प्रभाव है कि यह विधि द्वारा सीखने में विशेष मानसिक क्षमता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माने बहुत ज़्यादा समझना नहीं होता है, सोचना नहीं होता है, तर्क करना नहीं होता है, विश्लेषण करना नहीं होता है, बस किसी तरह से विषय वस्तु को रट लेना होता है। और चौथा है कि इस विधि से स्मरण क्षमता का विकास होता है। क्योंकि चीज़ों को जब हम समझते सोचते हैं नहीं, उस पर विचार करते हैं नहीं, बस किसी तरह उसको याद कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि छात्रों का जो है स्मरण शक्ति का विकास होता है। पांचवा है कि इस विधि के द्वारा बड़ी से बड़ी विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है ना कि नहीं। जब हमको गहन अध्ययन करना ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत जानकारी विषय वस्तु के बारे में करना है, तो कितना भी बड़ा विषय वस्तु क्यों ना हो उसको हम सरसरी निगाह से पढ़कर थोड़ा बहुत उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सतही विधि है। अब हमारे पास है अगली विधि जिसको कहते हैं गहन अध्ययन विधि। तो देखिए यह क्या विधि होती है, गहन अध्ययन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डीप लर्निंग मेथड। तो यह एक ऐसी गतिविधि है जिसके लिए अत्यधिक मानसिक प्रयास और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है ना। क्योंकि यह जो विधि है उसमें जो मानसिक प्रयास और ध्यान, ये दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और इस विधि का जो प्रमुख उद्देश्य भी है वो विषय वस्तु का विस्तार से ज्ञान प्राप्त करना है ना।
और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो पुस्तकों का, समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का आदि का भी सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम विषय वस्तु में जो एक एक शब्द आए हैं, वाक्य आए हैं, उनका अर्थ आसानी से समझ पाएँ। कहने का मतलब है कि गहन विधि के द्वारा जो है विषय वस्तु का सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करना होता है। अब देख लेते हैं कि आखिर गहन विधि का भी प्रभाव क्या पड़ता है हमारे अधिगम पर। तो गहन विधि से विषय या विषय वस्तु के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन हासिल होता है। मैंने छोटा से छोटा भी इस विधि द्वारा ज्ञान हमको हासिल हो जाता है, इसमें कोई भी बात हमें छूटती नहीं है। दूसरा है कि इसका प्रभाव कि इससे ही देखा जाए तो वास्तविक सफलता मिलती है। देखिए, जब तक किसी विषय का पूरा ज्ञान हमें नहीं होता है तब तक हम आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहा भी गया है कि आधा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, इसलिए इस विधि के द्वारा जो है सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। तीसरा प्रभाव है कि विषय वस्तु की बारे में जो है सही समझ विकसित होती है ना, कि विषय वस्तु क्या है, पाठ्य वस्तु क्या है, उसका अंतर्निहित महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। चौथा है कि यह जो विधि है वह बड़ी विषय वस्तु को सीखने के लिए उत्तम विधि है। इसके द्वारा बड़े से बड़े विषय वस्तु को भी हम आसानी से सीख सकते हैं। पांचवा है कि गहन अध्ययन के लिए अनेक साधनों, पुस्तकालयों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः जो भी जानकारी मिलती है उसका विश्लेषण करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। छठा है कि गहन अधिगम का प्रयोग जो है विशिष्ट जानकारी के लिए किया जाता है। देखिए, जब भी किसी चीज़ का गहन हम अध्ययन करते हैं, विशेष अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमारा उद्देश्य यही होता है कि उस विषय वस्तु से हमें जो है विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना है। तो आज मैंने आप लोगों को अधिगम की जो प्रमुख आपके कोर्स में जो 4 विधियां हैं, ये जो आंशिक अधिगम, पूर्ण अधिगम और सतही अधिगम और गहन अधिगम, इन सब को बताया, और इस आशा के साथ कि आप लोग इस आज के पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।